लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे ना, है कि नहीं? जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। तो मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बताओ रुद्र। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मैंने बता दिया कि दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? है देखो, वेक्टर ए, मान लो यहां पर ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ रहा है ना? वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रख दो, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को रख दो, और आप क्या करो, ये वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दो। तो यही वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना। दो वेक्टर दे रखा है, तो आप एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रख दो, फिर जो पहला वाला वेक्टर था उसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छी। एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना? और इसका स्पेशल केस भी डिस्कस किए थे, है ना? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री हो जाता है, तब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? ए प्लस बी, थीटा 0 हो गया, cos 0 1, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ए प्लस बी आएगा। नेक्स्ट हमने देखा था थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का? a माइनस बी, और जब थीटा रहेगा 90 डिग्री, तब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना? पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, अगर मान लो दो वेक्टर है ना, और मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, या हमें दो वेक्टर दे रखा है ना, और मान लो ये जो वेक्टर ए है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू मान लो सम कांस्टेंट के। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर पे। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, समझ में आ रहा है ना? वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को बनाओ तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। जब आप वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन करोगे तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी, ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कितना एंगल बनाएगा? अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो ये होगा थीटा बाई 2 पे। ये सब बता दिया था, प्रूफ भी करा दिया था, है कि नहीं? और आपको ये भी बताया था, इसका एक स्पेशल केस बताया था, अगर मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और थीटा हो गया 120 डिग्री, तो उस केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक सबको? बहुत अच्छे। है ना? मान लो आपको दो वेक्टर दे रखा है,
है ना। मान लो ये दो वेक्टर आपको दे रखा है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। क्वेश्चन है टू वेक्टर्स हैव magnitude, two vectors have magnitude 6 units and 8 units respectively. Magnitude 6 units and 8 units respectively. Full stop. Full stop. Find the magnitude of resultant. Find the magnitude. Find the magnitude of their resultant vector. Resultant vector if angle between them is, if angle between them, if angle between them is फर्स्ट आपको दे रखा है ना 0 डिग्री, सेकंड आपको दे रखा है 60 डिग्री, थर्ड आपको दे रखा है 90 डिग्री, फोर्थ दे रखा है 120 डिग्री, फिफ्थ दे रखा है 180 डिग्री। तो ये 5 केस दे रखा है, फटाफट सॉल्व करते जाओ। दो वेक्टर आपको दे दिया है और दोनों वेक्टर का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है 6 एंड 8, है ना। तो सॉल्यूशन में आप लिख लो, है ना। मान लो कोई वेक्टर ए होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है कितना 6 यूनिट्स, और मान लो कोई वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 8 यूनिट। तो आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। आपको दोनों वेक्टर के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दे रखा है, तो हर एक पर्टिकुलर एंगल के केस में रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आएगा ये बताना है। पहला वाला केस तो बहुत आसान है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी, है कि नहीं। थीटा 0 डिग्री है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको बताया था ना अभी आज के क्लास में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूला पे बना लो इसको फटाक से। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो देख लो a कितना है 6, b कितना है 8, 14 यूनिट्स। पहला वाला तो सब बहुत आसान है, दूसरा वाला सॉल्व करो। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले केस में थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री मतलब फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, है कि नहीं। a आपको पता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री अंडर रूट। ये फॉर्मूला यूज करना था। थीटा दे रखा है कि नहीं। यहां से देखो कितना आ जाएगा 36 प्लस 64 प्लस ये आ गया 96, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2।
2, cos 60 डिग्री इज 1/2, है कि नहीं? यहां से इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ रहा है? 100 प्लस 96 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, है ना? तो ये आ जाएगा √148, √148। और आपको पता है 148 के आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 144। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, यानी ये 12.1 समथिंग कुछ होगा, है कि नहीं? √148 यूनिट्स आ गया, कोई दिक्कत? इसके बाद आप थर्ड वाला सॉल्व कर लो। थर्ड वाले में देखो कितना दे रखा है एंगल। थर्ड वाले में एंगल दे रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में हम लोग रिजल्टेंट यहाँ थीटा 90 रखोगे, cos 90 क्या होता है? 0। तो ये वाला टर्म पूरा क्या बन गया? 0। बचा क्या? √a² प्लस b²। तो यहाँ लिख देंगे √a² प्लस b²। ये होगा a कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये √100, है ना, यानी 10 यूनिट्स। थर्ड वाला भी बहुत आसान है। फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा? cos 120 डिग्री, है कि नहीं? रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना, पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्री में। नोट कर लो यहाँ तक जल्दी जल्दी। ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है? गुड। क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। ये फॉर्मूला पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है, एक का बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? ये नोट कर लिया था ना सब? बहुत आसान है। थीटा का वैल्यू रख दो फिर 120। हमें पता है, देखो r दैट इज a²। a हमें दे रखा था ना, a हमने कितना लिया था? 6। a 6 यूनिट, b 8 यूनिट। अब देखो कौन सा केस कर रहे हैं? फोर्थ केस। फोर्थ केस में देख लो थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से देख लो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज 6 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2 × 6 × 8 × cos 120 डिग्री। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? जल्दी खुद से सॉल्व करो, फास्ट। बहुत आसान है। इसको खुद से सॉल्व करो, बहुत इजी है। 6² प्लस 8²। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, हमें पता चल गया ना। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 आता है। 100 प्लस 96 cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? माइनस
-1/2 है ना। वेरी गुड, चेक करते हैं इसको। देखो हम लोगों को पता है ना, cos 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 30। अब देख लो 90 प्लस 30 कहाँ आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे देख लो 90 ऑड मल्टीपल है या इवन, ऑड मल्टीपल है 90 का, 90 1 या 90 होता है, यानी cos का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा साइन, और ये 30 डिग्री लिख देंगे, है ना, ये थीटा लिखा जाता है ना यहाँ पे। तो माइनस साइन 30 क्या होता है, 1/2, -1/2 आ जाएगा, -1/2 अंडर रूट। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 100, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 96/2 इज 48, 100 माइनस 48 कर दो, क्या आ गया ये, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, कितना आ जाएगा ये बताओ। 52 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है ना। हाँ 52 अंडर रूट 52 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 13, है ना, 2 रूट 13। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक सबको, 2 रूट 13 यूनिट्स। ये बस आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए था। cos 120 डिग्री क्या होगा, -1/2। रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा दिया हूं, है कि नहीं। और लास्ट वाला तो इजी है, cos 180 डिग्री सीधे माइनस कर देना, 6 - 8 का मॉड, समझ में आ रहा है ना, 2 आएगा, 2 यूनिट्स लास्ट वाले का आंसर। ये जो लास्ट वाला यहां लिखा हुआ है देख लो, cos 180 डिग्री, cos 0 1, cos 180 -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट, तो a माइनस बी, ये आ जाएगा यहाँ पर, रिजल्टेंट विल बी a माइनस बी का मॉड। बताया था ना, वेक्टर का कभी भी, यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो a माइनस बी करो, देखो कितना आएगा, दैट इज 6 - 8 का मॉड, दैट इज -2 का मॉड, विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ध्यान रखना इस बात का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत, क्लियर है नहीं यहाँ तक। तो एकदम ये बेसिक एंट्री हुआ है, अभी एकदम फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन हमने किया है। आपका थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला एप्लीकेशन बस इनहांस हुआ है कि नहीं। अब इस पे और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हो गया, नोट कर लिया ना सब यहां तक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा आपको इमेजिनेटिव पावर नहीं चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड। अभी हम लोग बेसिक एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन है, टू forces whose magnitude are in the ratio 3:5 are in the ratio 3:5. Two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. Give a resultant of 28 न्यूटन। अच्छा, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 28 न्यूटन, फुल स्टॉप। if the angle of their inclination
is 60 degree, is 60 degree, comma, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. सॉल्व करो इसको, है ना, इसको मेनली नहीं, इसको करो ना, ये अच्छा बुक है, बुक अच्छा है ये, ठीक है, क्या सॉल्व करो इसको जल्दी, फास्ट। देखो यहां पर क्या कह रहा है, टू फोर्सेस whose मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। तो आप लिख लो, let the two vectors be वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने मान लिया दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर ए है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए किसके बराबर हो जाएगा, 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3x, क्योंकि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशो आपको बता रखा है 3:5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लो 3x और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो 5x, खत्म। अब कह रहा है आपको कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको थीटा भी बता दिया है, दोनों वेक्टर के बीच का इंक्लाइनेशन यानी एंगल 60 डिग्री है, कोई दिक्कत। अब आप देखो, ये भी बता दिया आपको कि जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 28 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। देखो ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3x, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5x। तो आपको कह रहा है, क्वेश्चन में भी बता दिया है, ये जो वेक्टर ए के हेड पे रख दो किसको, वेक्टर बी को, और वेक्टर ए के टेल को ज्वाइन कर दो किस है, वेक्टर बी के हेड से। तो यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना। तो आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिया है, दैट इज 28। और हमें पता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत। अब बस आप वो फॉर्मूला पे बैठा दो। वो फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें ये बात पता है ना। नाउ अब देखो आपको आर का भी वैल्यू बता दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 28 न्यूटन। तो नाउ हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सारा वैल्यू इसमें पुट करो, आर ए बी थीटा मीटा सब रख दो, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना, a और b का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप निकालो पहले x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है यहां से। सारा वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर लो। आर आपको पता है कितना है, 28। तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देना है कि नहीं। ए कितना है 3x, का, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। x का वैल्यू आएगा 4 आ रहा है ना, क्या करो बना नहीं आया, x का वैल्यू 4 आएगा।
ये सब क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं बने, ये बनने वाला ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन ना बने। यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं ना 28 स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। इसी को आपको सॉल्व करना था। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 25 49। यहाँ से देख लो क्या आ गया, 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब आप यहाँ से देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें दिख रहा है क्या, 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x का होल स्क्वायर। 49 को लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर, तो ये दोनों साइड स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 28। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? एक्चुअल में यहां से क्या आएगा, इस बात को समझो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा 7x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 28 आएगा। ये चीज आपको 10th में सिखा दिया था, है ना? ऐसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है ना, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आप लॉजिकली क्लियर है ना, यहाँ पर आप जब दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 7x इक्वल टू प्लस माइनस 28, लेकिन हम लोग माइनस वाला वैल्यू इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा x का वैल्यू प्लस माइनस 4, और यहां से हम लोग बोलेंगे कौन सा वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 4, माइनस 4 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस रख दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। x का वैल्यू 4 रख देना, a और b का वैल्यू आ जाएगा। देखो a का वैल्यू क्या आ रहा है 3x, दैट इज 3 इंटू 4, 12 न्यूटन, फोर्स था ना, न्यूटन में लिख देना। b कितना आ रहा है देख लो, b इज इक्वल टू 5x, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। एक बहुत, ये हो गया ना, यहां तक क्लियर है ना? बहुत अच्छे। ये समझ में आया ना कैसे बना? इसको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लियो ना सब, है कि नहीं? इस फॉर्मूला पे बैठा है, x का वैल्यू निकाले, एक इक्वेशन एक वेरिएबल x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिए, a और b का वैल्यू आ गया, है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, then find the angle between vector A and vector B. Then find the angle between vector A and vector B. क्या होगा इसका आंसर? If magnitude of vector A plus vector B is equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B, then find the angle between vector A and vector B. है ना, एक जोरदार सवाल आंखों के सामने।
हाईली कॉन्सेप्चुअल, जोरदार। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये कैसा आंसर है? 120 डिग्री नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल, जोरदार सवाल। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इफ देखना, इफ पूरे का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। हाँ, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है कि नहीं? 0 डिग्री, आंसर इज 0 डिग्री। इधर देखो, नहीं बस ये मॉड वॉड लगा के लिख दिया है तो आधा बच्चा सोचेगा कि क्या लिखा हुआ है, बड़ा कुछ खतरनाक लिखा हुआ है। क्या खतरनाक लिखा हुआ है? आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। यहां पर कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर है ना, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, है ना, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आपको यही कह रहा था बस, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो गया? दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या गिवन है? मतलब यहाँ पे ए प्लस बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। और ऐसा कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तभी तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड करते हो। अरे 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली कब ऐड कर पाते हो? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। दिव्यांशु, हिमांशु, समझ में आ रहा है ना? अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। लिख लेना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक सबको? चलो इसके बाद क्वेश्चन है, out of the following the resultant of which cannot be 4 Newton, the resultant of which cannot be 4 Newton। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखा है। पहला है ऑप्शन ए इज 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। आपको पता है ना, फोर्स वेक्टर होता है ना, ध्यान रखना, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स वेक्टर होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ऑप्शन सी दे रखा है 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ऑप्शन डी दे रखा है 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। कोई एंगल नहीं।
आपको ये दो दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन देते गया, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर है वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन दे रखा है, चार कॉम्बिनेशन पूछ रहा है इन चारों में से किस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी 4 न्यूटन नहीं आ सकता है। इन चारों कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन नहीं आ सकता है। अरे इसको खुद से सॉल्व करो, अगर ये क्वेश्चन भी हमको बताना पड़ गया ना तो दिक्कत है। फिर क्वेश्चन भी आपको बता दिया हूं, ये चार कॉम्बिनेशन दे रखा है, इन चारों में से किस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं आ सकता है। इसका सॉल्यूशन बता। एक से ज्यादा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चार कॉम्बिनेशन दे रखा है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, किस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कभी भी 4 न्यूटन नहीं आ सकता है। इधर ध्यान दो, पिछले ही क्लास में बताया था, दो वेक्टर है, हर ऑप्शन में आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रखा है। तो ऐसा कौन सा सेट है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों वेक्टर को आप कैसे भी रख दो उसका रिजल्टेंट कभी भी 4 नहीं आएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, क्या बोले गौरव? बॉम्बे। बाकी लोग सोचो और क्या बी सही है? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग वेक्टर को कैसे भी रख दें, रिजल्टेंट उनका 4 न्यूटन कभी भी नहीं आएगा। ये देखो, तो पिछले क्लास में बताया था, रिवाइज करके आते नहीं हो सब। रिवाइज करके आओगे नहीं तो कैसे होगा? आप इसको बोल दो वेक्टर ए, ये बोल दो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये बी। जरा देखो तो a प्लस बी कितना आ रहा है? 4 न्यूटन। a माइनस बी कितना आ रहा है? 0 न्यूटन। पिछले क्लास में बताया था, मतलब इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का जो रेंज होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड का जो रेंज होगा वो 0 से 4 के बीच में होगा। तो 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए। उसी तरह से यहां पे देखो, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी देखो कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। a माइनस बी का मॉड देखो कितना आ रहा है? 2 माइनस 4 दैट इज 2 न्यूटन आ रहा है ना। यानी जब आप इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो उसका रेंज, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रेंज कहां से कहां तक होगा? 2 से 6। तो 2 से 6 के बीच में 4 आता है। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट भी 4 हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू 2 है, इनके बीच में 4 आ रहा है। 6 कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 कब आएगा? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसके बीच के किसी एंगल पे दोनों का रिजल्टेंट 4 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी देख लो कितना है? 8 न्यूटन। a माइनस बी का मॉड देख लो 4 न्यूटन। यानी यहां पर भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना आ सकता है? 8 न्यूटन। मिनिमम कितना आ सकता है? 4 न्यूटन। तो 4 आ सकता है ना। जरा यहां देखो, इसको बोल दो वेक्टर ए, इसको बोल दो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। और a माइनस बी का मॉड कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। देखो आखिरी वाला केस, इसमें दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम 10 न्यूटन आ सकता है और मिनिमम 6 से 10 के बीच में 4 आ रहा है।
नहीं, यानी हमारा आंसर इज ऑप्शन डी। अरे पिछले क्लास में बता दिया था, ये रेंज ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन किए तो थे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, बताया था ना। आप चाहो तो अपने कॉपी में कहीं लिख लेना ऐसे, क्या, दैट इज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड एंड स्मॉलर देन इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पर ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेंज कहां से कहां तक वेरी करता है, यहां से यहां तक। क्लियर है, नहीं आता, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए नहीं आता सब, वेरी गुड। एक और जोरदार सवाल हो जाए ना, है कि नहीं। इधर देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो पिछले क्लास में बता दिए थे कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। इधर देखो, इधर देखो, आपको पिछले क्लास में ये बता दिया था मैं कि अगर तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर है और तीनों का रिजल्टेंट, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो आ सकता है। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो आ सकता है, जब आप वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रख दो, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी को रख दो, तो वेक्टर सी का हेड वेक्टर ए के टेल से कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस केस में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जीरो आ जाएगा। तो दिक्कत क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छी। ये तो बता दिया था पिछले क्लास में, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose resultant cannot be zero। whose resultant cannot be zero, है ना। पहला दे रखा है आपको ऑप्शन ए, इसमें आपको तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10, 10, 10, तीन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दे दिए। ऑप्शन बी 10, 10, 20, तीन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन सी दे रखा है 10,
20, और ऑप्शन डी दे रखा है 10, 20, 40। 10, 20, 40। चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। किस केस में रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आ सकता है? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? देखो, हर एक ऑप्शन में 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि इन चारों में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस केस में आप तीनों वेक्टर को कैसे भी रख लो, रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। ए में देखो तो, मान लो वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ये देखो, वेक्टर ए को ऐसे रख दो, वेक्टर बी को ऐसे रख दो, वेक्टर सी को ऐसे रख दो। फर्स्ट वाले केस में मान लो ये वाला साइड का भी लेंथ कितना है 10, इसका भी लेंथ है 10, इसका भी लेंथ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रिजल्टेंट 0 आ सकता है। ये देखो, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी, और सी का हेड कोइंसाइड कर गया ए के टेल से। कर गया ना? कर गया कि नहीं कर गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। 10, इसका भी मैग्नीट्यूड 10, इसका भी मैग्नीट्यूड 10। यानी पहले वाले केस में 0 आ सकता है। हमसे पूछ रहा है कि विच कैन नॉट बी 0, तो पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। क्या बात है, बोलो। क्या बोलो? इफ द वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर बाई चांस वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाता है तो मिनिमम हमें 3 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट को 0 बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। फर्स्ट केस में आप ये तीनों को यूज करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी, रिजल्टेंट 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। चलो, एक कट गया, अब 3 बचा है। सी, ध्यान से देखो, सी अगर ट्रायंगल बन गया, अगर ट्रायंगल बन गया तो रिजल्टेंट 0 होगा। अगर ट्रायंगल बन गया तो रिजल्टेंट 0 होगा। अब यहां पर तो तीनों साइड सेम नहीं है, एक 10 है, एक 20, एक 20 है। कभी भी आपके पास 3 डिफरेंट नंबर है, 3 डिफरेंट नंबर है, 3, 4, 5, जैसे 3 नंबर है मेरे पास। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये तीनों लेंथ यूज करके ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पता चलता है? 3 वैल्यू मिलकर ट्रायंगल बनाएगा। इसका प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल के 2 साइड के लेंथ का सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। याद रखना, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां देखो तो 3 + 4 कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये देखो, 3 + 4 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, 4 + 5 9, 9 इज ग्रेटर देन 3, 3 + 5 8, 8 इज ग्रेटर देन। किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरे साइड से ज्यादा आ गया यानी ट्रायंगल बनेगा, और अगर ट्रायंगल बन गया तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रख दो, बी के हेड पे सी के रख दो, सी को रख दो, ट्रायंगल बन गया, रिजल्टेंट 0।
तो ट्रायंगल यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है। ट्रायंगल बस इस केस में नहीं बनेगा। देखो यहां पर, ये देखो दो साइड के लेंथ का सम करो, 10 + 20 30, 10 + 20 30 एंड 30 इज स्मॉलर देन 40। आप कॉपी पे ट्राई कर लेना, आप स्केल लेना, समझ में आ रहा है ना, आप अपना स्केल लेना और ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लेकर के सॉल्व करना। आप देखना ट्रायंगल बना पा रहे हो क्या? हो ही नहीं सकता है कि ट्रायंगल बन जाए, नॉट पॉसिबल। क्या ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप ट्राई करके देखना, आपको लग रहा है कि 3 नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन जब आप बनाने जाओगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? आप इसको आराम से चार्ट पेपर ले लेना, खरीद लेना, उस पर ट्राई करना, 10, 20 और 40। अच्छा, आपको अगर इसको आप कॉपी पे चेक करना चाह रहे हो ना, एक और एग्जांपल, इसको चेक करना, आप क्या करो, तीनों नंबर का हाफ कर दो। समझ में आ रहा है ना? 5, 10 और 20। आप इसको कॉपी पे बना के देख लेना, ये भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? जब ये बनेगा तो ये कहां से बनेगा? आप बना के देख लेना, 10, 20 और 40 को यूज करके बनाना ट्रायंगल, ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी ऑप्शन डी इज द आंसर। यहां ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप यहां पे जब ऐसे करोगे, यहां पे जब आप बनाने जाओगे ना ट्रायंगल, ऐसे बन जाएगा, वेक्टर ए, ये आ जाएगा वेक्टर बी, और वेक्टर सी पहुंच ही नहीं पाएगा वेक्टर ए के टेल तक। समझ में आ रहा है ना? इधर ध्यान दो, जब आप यहां पे ट्रायंगल बनाने का कोशिश करोगे तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रखोगे, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी को रखोगे, तो आप देखोगे कि वेक्टर सी वेक्टर ए के टेल तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप ट्राई करके देख लेना, डिफरेंट मतलब देखो यहां पर होगा क्या एक्चुअल में, आप ये वेक्टर ए बनाओगे और ऐसे वेक्टर बी बना दोगे और ऐसे वेक्टर सी बना दोगे। जब इस केस में पहुंच ही नहीं पाया तो और किसी केस में नहीं पहुंचेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा डी वाले में। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं आता? चलो इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन हो जाए, है कि नहीं? Which of the sets given below may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0? May represent the magnitude of 3 vectors adding to 0। अब देखो, अगर आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, मैं तो आपको बता के निकल जा रहा हूं, आपको खुद से घर पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि सर जो बोले वो सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं। अगर आप नहीं खुद से, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था, मैं आपको बोल दिया कि ऑप्शन डी में ट्रायंगल नहीं बन सकता है। अब आपको बस वो पता चल गया, आपको मैंने प्रॉपर्टी भी सिखा दिया कि अगर दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। लेकिन ये तो आपको पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट आपका कब स्ट्रांग होगा? जब आप खुद से बैठ के ये सोच पाओगे कि क्यों नहीं बन रहा है ट्रायंगल, ऐसा क्या हो जा रहा है। तो आप ड्रॉ करना कॉपी पे, ट्राई करना, तब आपका वो इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगा। अब जैसे मेरे साथ क्या हो गया ना, मेरा दिमाग उस लेवल पे चला गया क्योंकि एक ही चीज को हम हर साल पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं पहले, इतना टाइम एक चीज पे दे दिए हैं कि अब मेरा दिमाग खुद ही वो देख लेता, अच्छा वेक्टर ए बनाए बी बनाए, वो तो पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक, हमको दिख रहा है अलग अलग वेरिएशन, मेरे दिमाग में वीडियो चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां तक इमेजिनेशन ले गए। क्यों? क्योंकि एक वक्त हम भी कॉपी पे सब ड्रॉ करके ट्राई किए होंगे,
तो आपको करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम जो चीज बोल दे रहे हैं उस पर आपको घर पे जाके थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब ये सब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है ना? वही इमेजिनेशन पावर। दिमाग में वीडियो चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो? समझ में आ रहा है? देखो, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0? ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन ए दे रखा है 2, 4, 8। ऑप्शन बी दे रखा है 4, 8, 16। ऑप्शन सी दे रखा है 1, 2, 1। ऑप्शन डी दे रखा है 0.5, 1, 2। 4 सेट आपको दे रखा है। हर सेट में 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए, बी और सी। पूछ रहा है कि किस वाले ऑप्शन में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ सकता है। किस वाले सेट में तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ सकता है, उल्टा पूछ रहा है इस वाले सवाल में। बताओ किसमें 0 आ सकता है रिजल्टेंट? डी में 0 आ सकता है। चलो चेक करते हैं। डी देखो तो 0.5 + 1 कितना होता है? 1.5। 0.5 + 1 कितना होता है? अरे बोलो इधर। 0.5 + 1 कितना होता है? 1.5। 1.5 2 से छोटा है ना? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यहां ट्रायंगल नहीं बनेगा तो 0 नहीं आ सकता है। वैसे ही आप देख लो, यहां भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहां भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखो 4 + 2 6, 6 8 से छोटा है। 8 + 4 12, 12 16 से छोटा है। कभी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा आ गया मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। यहां देखो 1 + 2 करो, 3 आ रहा है, 1 से ज्यादा है। और कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ये 2 + 1 करो, 3, ये भी 1 से ज्यादा आ रहा है। 1 + 1 करो, अरे यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, 1 + 1 करो तो इधर देखो, 1 + 1 करो, कितना आ रहा है? 2। क्या 2 से ज्यादा है? मैंने क्या बोला? ट्रायंगल बनाने के लिए दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर देखो, मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए आप कोई भी दो साइड का पेयर चुन लो, किसी भी दो साइड का पेयर चुन लो, उसका सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। अब आप यहां पे देख लो, ये 1 और 1 चुने अगर, तो 1 + 1 2, ये तो थर्ड साइड के बराबर आ गया ना, उससे ज्यादा आया नहीं, मतलब यहां भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर ये सब कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर मतलब जैसे मान लो ये वाले 1 को बोल दो वेक्टर ए, ये वाले 1 को बोल दो वेक्टर बी, और ये वाले 2 को बोल दो वेक्टर सी। मतलब यहां पे ये सिचुएशन है, वेक्टर ए के हेड पे रख दो वेक्टर बी, है ना? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। कोलिनियर वेक्टर वाला केस है, और इसमें हम लोग 0 ला सकते हैं। बस आप क्या करो, वेक्टर सी को पलट के रख दो, तो ए और बी को कैंसिल आउट कर देगा ना। मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के अगर बराबर आ जाए, यानी वो कोलिनियर वेक्टर वाला केस है, उसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन कोलिनियर वेक्टर से और दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो तीसरे वेक्टर को पलट के रख दो, इन दोनों को एक डायरेक्शन में रखो, तीसरे को पलट के रख दो, तो थर्ड वेक्टर क्या करेगा? पहले दो वेक्टर के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। ये सब समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत? क्या हिमांशु, नहीं ना समझ में आ रहा है सर? हाँ पक्का ना? पहले ही बता रहे हैं, वेक्टर को ध्यान से समझना, पूरा फिजिक्स इसी पर टिका हुआ है। अगर वेक्टर नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर बाई चांस मान लो क्लास में पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद भी कुछ डाउट रह जा रहा है, तो क्लास के बाद रुक के पूछ लो या क्लास के पहले पूछ लो, लेकिन डाउट सब क्लियर कर लेना। ये समझ में आया ये वाला? यहां पर भी थर्ड केस में सी में ट्रायंगल नहीं बनेगा, हाँ, लेकिन ये कोलिनियर वेक्टर का केस हो गया।
और इस तरीके से मतलब दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है, तो दो वेक्टर को एक डायरेक्शन में रख दो, तीसरे को पलट के रख दो, तो जीरो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना है ना, तीन वेक्टर के केस में रिजल्टेंट जीरो कब आ सकता है? या तो ट्रायंगल बन जाए, या तो ट्रायंगल बन जाए रिजल्टेंट जीरो होगा, या फिर ये वाला केस हो जाए दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो जाए, तीसरा वेक्टर को उल्टा करके रख दो तो तीनों का सम बोलो जीरो आएगा। हाँ नहीं नहीं, चार पे सोचना ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं नहीं, हमें बस थ्री तक सोचना है, हमें बस थ्री तक रहेंगे, ठीक है ना? कहीं ऐसा क्वेश्चन होगा तब सोचेंगे, समझ में आ रहा है ना? तब तक नहीं सोचेंगे, थ्री तक काफी है कि नहीं, समझ गया ना? चल यहां तक क्लियर है ना सबको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। देखो इसीलिए बता रहे हो, 11th-12th में आप चाहे कितना भी थ्योरी पढ़ लो किसी सब्जेक्ट का, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा थ्योरी पढ़ के कि सब आ गया, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आपको नहीं आ रहा है, डाउट है, या आपका वो इमेजिनेशन पावर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, बस हमें क्या है, क्वेश्चन बना बना के अपनी इमेजिनेशन पावर को वहां तक पहुंचाना है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन है, वेक्टर ए एंड बी मेक एंगल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंगल मेक एंगल या मेक एंगल्स ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री, 20 डिग्री एंड 110 डिग्री respectively with the x-axis, respectively with the x-axis, respectively with the x-axis, full stop. Find the resultant vector, full stop. Find the resultant vector, find the resultant vector if आपको बता दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 12, इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 12, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड बता दिया। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सोचो थोड़ा खुद से कुछ ड्रॉ करो।
है ना। देखो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे करते जाना था। ये देखो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? ये वेक्टर ए और वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। वेक्टर ए बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। उसके बाद एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी होगा इधर, ये होगा वेक्टर बी। अब मुझे कैसे पता चला कि वेक्टर बी कुछ इधर होगा? कैसे? 110 डिग्री दे रखा है ना। वेक्टर बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 110 डिग्री। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम लोग अपना साइन कन्वेंशन सब फॉलो करते हैं। एक्स एक्सिस ये है 20 डिग्री। आपको बताया था एंगल को पॉजिटिव कब लिया जाता है? जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। ये सब लिखा दिया था एंगल जब एकदम स्टार्टिंग में पहला लेक्चर में बताया होगा। 20 डिग्री 110 डिग्री दे रखा, हम लोग मानेंगे एंगल पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। समझ गए ना। अब आप देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बता रखा है, ए कितना है? दैट इज 5। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड बता रखा है, दैट इज बी इक्वल टू 12। अब कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करिए, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करिए। रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहाँ? पैरेललोग्राम लॉ से आप सोच सकते हो। किससे सोच सकते हो? पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, समझ में आ रहा है ना? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही बनाएगा रिजल्टेंट, वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। यही है आर वेक्टर। ऐसा कुछ होगा आर वेक्टर। अरे आप पैरेललोग्राम लॉ से सोच सकते हो ना। पैरेललोग्राम लॉ सिखाया था। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दो, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बना दो, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। है कि नहीं? अब आप देख लो आर वेक्टर क्या होगा। आप बताओ यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 20। हाँ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90। समझ में आ रहा है ना? आप देख लो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर टेल से टेल ज्वाइंट होगा, तो ये वाला एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और ये कितना है? थीटा इक्वल टू 110 में से 20 घटा दो, है ना। थीटा कितना हो जाएगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 110 माइनस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री के केस में आप जानते हो डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म। ए आपको पता है, ए है 5 का स्क्वायर प्लस बी 12 का स्क्वायर। ये देख लो कितना आ रहा है यहाँ से, 25 प्लस 144 दैट इज 169 आ रहा है ना, यानी 30। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 30। तो दिक्कत क्लियर है ना यहां तक? अब आप बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ध्यान दो ध्यान दो, आपको तरीका बताया था। आप देखो इस वेक्टर ए के साथ हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और आपको tan अल्फा फाइंड करना मैंने सिखा दिया था, याद आ रहा है ना? ध्यान दो tan अल्फा कैसे फाइंड करते थे? तो जिस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बन रहा है उस वेक्टर को छोड़ो, दूसरे वेक्टर को देखो। तो यहां पे दूसरा वेक्टर कौन सा है? b, यानी इसका न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। याद करने का तरीका सिखा दिया था, सिंपल। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल टू दैट इज b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। यहां से पुट करो, थीटा आप जानते हो 90 डिग्री है, b आपको पता है 12, तो 12 इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a कितना है? 5 प्लस b कितना है? 12 कॉस 90 डिग्री। हमें पता है कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0, तो ये वाला टर्म तो 0। साइन 90 1 होता है, तो यहां से क्या आ गया? ये 12 बाई tan अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है?
अब हमने क्या किसी एंगल के लिए याद किया है 12/5? किसी एंगल के लिए नहीं याद किया हमें तो पता है √3 1/√3 1 पता है। tan अल्फा 1 आ जाएगा तो अल्फा 45, tan अल्फा √3 आ जाएगा तो अल्फा 60 डिग्री। लेकिन 12/5 तो हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये भी सिखा दिया था, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। कोई दिक्कत? आपने डायरेक्शन बता दिया। आप बोलना कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर है, तो बोलना वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है और अल्फा का वैल्यू ये tan इनवर्स 12/5। कोई दिक्कत? ये सब क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, शाबाश। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है कि नहीं? और ये और मजा है जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ता हूं, इससे सुकून का कोई चीज है जिंदगी में? बढ़िया क्लासरूम में बैठे हो, पंखा एसी चल रहा है, आराम से बैठे हुए हो, है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। देखो आप ये इमेजिन करो अपने दिमाग में कितना शांति है अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सामने क्वेश्चन है आप बना रहे हो, कितना अच्छा फील हो रहा है। कोई कंफ्यूजन है अभी दिमाग में? कुछ नहीं, सारा आप मोह माया से दूर हो एकदम, फिजिक्स के दुनिया में खोए हुए हो, बढ़िया पंखा एसी, कोई दिमाग में खुराफात नहीं। तो इसीलिए तो बोलते हैं पढ़ाई करने में जितना सुकून है ना, आप जिस दिन ये बात समझ गए उस दिन फिर आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है पढ़ाई करने से। जितना किताब सब है सब खंगाल जाओगे, है कि नहीं? चलो लिखो तो, दूसरा क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर आपको दे रखा है और ज्योमेट्रिकली फॉर्म में दे रखा है ना? आपको कह रहा है ये एक वेक्टर है, फोर्स वाला वेक्टर है सब। यहां लिखा हुआ है 10 डाइन। डाइन जानते हो ना? कौन जो जादू टोना कर देती है? नहीं, अरे फोर्स का सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट इज डाइन। समझ में आ रहा है ना? वो वाला डाइन है। बताइए। चलो ये दो फोर्स आपको दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया है 10 डाइन, और ये एंगल है 60 डिग्री। फटाक से बताओ दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कितना होगा? मतलब सॉरी, बीच का नहीं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? जल्दी बताओ। दोनों वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता है 10 9 10 9, और ये एंगल पता है 60 डिग्री। चलिए बताइए फटाक से। कितना आ रहा है? 30 क्या यूनिट, क्या है? डाइन। 30 डाइन इज वन ऑफ द आंसर। बाकी लोग जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रहा है? हाँ? 10√3 डाइन। चलो अभी तक दो आंसर आ चुका है, एक 30 डाइन, एक 10√3 डाइन। दिव्यांशु, हिमांशु, रुद्र,
रुद्र जल्दी आंसर करो, क्या आ रहा है? देखो ये बात हमेशा, आप जिस दिन इस बात को रियलाइज कर लिए कि फिजिक्स का थ्योरी अलग चीज है और क्वेश्चन सॉल्व कर पाना अलग चीज है, आप जिस दिन ये बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लिए ना, समझ में आ रहा है ना कि वी हैव टू बी कॉशियस। कॉशियस मतलब हमें बहुत ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तभी आंसर तक पहुंचोगे। रुद्र जल्दी बताओ कितना आ रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? देखो पहले तो नोट्स रिवाइज करना सीखो सब अच्छे से। जो पढ़ा दे रहे हो आप इस बात को समझो कि नेक्स्ट क्लास में नया ढेर सारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो जिस क्लास में जहां तक पढ़ा दिए हैं वहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अरे बाकी तीनों आंसर ही नहीं दे रहे हो, तुम ही लोग के लिए वेट कर रहे हैं हम। रुद्र, दिव्यांशु, हिमांशु, जल्दी बोलो कुछ। कितना आ रहा है गौरव? चलो अब दो लोगों का आंसर है 10√3 डाइन, है कि नहीं? चलो आप बाकी लोग जल्दी। देखो बस यही डिफरेंस है, इस बात को समझो। जिस दिन आप ये सब सोचना सीख गए, सोचना तभी सीखोगे जब अपने दिमाग में ये बात मान के चलोगे कि थ्योरी अलग चीज है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाना अलग चीज है। समझ में आ रहा है ना? आपको सब बता दिया हूं मैं। देखो अब आप लोग आंसर करो। यहां पर दो वेक्टर दे रखा है, देखो अब आप खुद बना दोगे। दो वेक्टर दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? 10 डाइन। और यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? दैट इज इल्यूजन। आपको लग रहा है 60 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? यहां पे 120 डिग्री था। समझ गए ना? मैंने बोला ना दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं? टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल को, तो आप इस वाले वेक्टर को ट्रांसलेट करोगे ना, इधर आप टेल से टेल ज्वाइन करोगे ना, तो आपको मिलेगा कि ये 120 डिग्री है। सबसे पहले तो यहां पर यही देखना जरूरी था कि थीटा 120 है। थीटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने दिमाग में आप ये बात बैठाओ जितना जल्दी हो सकता है। थ्योरी समझना अलग चीज है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाना अलग चीज है। आप लोगों को दिखा दिया गया बोर्ड पे एंगल 60 डिग्री, अब आपका ब्रेन मान चुका है कि थीटा 60 डिग्री है। देखो कैसे आपको इल्यूजन में फंसा दिया गया, समझ रहे हो ना? इसी सब इल्यूजन से बच के रहना है। थीटा 120 डिग्री था यहाँ पे। अभी देखो, अभी भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं पिछले क्लास में ही पढ़ा चुका हूं। स्पेशल केस, दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, यानी इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, पहला तो वो तो उनके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा और दूसरा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा 10 9। सब आप पढ़ चुके हो, कोई कैलकुलेशन का जरूरत था ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था पिछले क्लास में। क्या? दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बाकी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होता है। अब आपको चाहे कैलकुलेट करो। अब जिस बच्चे को ये बात याद रहेगा और जो अप्लाई करना जानता है वो थोड़ी कैलकुलेशन में फंसेगा, वो तो डायरेक्ट बोल देगा अच्छा ये 10 10, अच्छा दोनों के बीच का एंगल 120, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अच्छा दोनों का रिजल्टेंट तो 10 ही आएगा। और दोनों का रिजल्टेंट होगा कहाँ? इनके एंगल बाइसेक्टर पे, दैट इज ये 60 डिग्री का एंगल।
खत्म। एंगल भी निकाल दिए, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए बिना सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि सब कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया था। या तो अब आप सॉल्व करो या डायरेक्ट जिसको जिसको कॉन्सेप्ट सब याद रहेगा फटाक से बता देगा आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक सबको? बहुत अच्छे। चलो इधर एक और चीज आप ध्यान रखना, बस आपने इसको ड्रॉ कर लेना, ये एक नोट में लिख लेना, ऐसी छोटा सा बात है, अलग से कल ही बता देना चाहिए था लेकिन स्लिप कर गया, तो आज लिख लो, है ना। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सिंपल सा है। यहां पर हमें पता चल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से ज्यादा है, तो यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, यहां पर इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर से कुछ अल्फा एंगल बनाएगा, इसके साथ कुछ बीटा एंगल बनाएगा। तो आप ध्यान रखना, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट वेक्टर उसी के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। तो यहां पर क्या होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा विल बी स्मॉलर देन बीटा। सिंपल सा बात है, याद रखना। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट वेक्टर उसी के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर उसी के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ध्यान रखना। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी से तो अल्फा छोटा होगा बीटा से। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर पे होता है। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, हेडिंग दो। ये सब एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखें। वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, मतलब दो वेक्टर का सम। या मान लो 3 4 5 6 10 12 1000 2 करोड़ 50 करोड़ जितना भी वेक्टर दे रखा हो, रिजल्टेंट का मतलब होता है सारे वेक्टर को जोड़ दिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। रिजल्टेंट मतलब एडिशन है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो आप लोग, subtraction of two vectors। subtraction of two vectors। subtraction of two vectors। देखो इस बात को समझो, वेक्टर के केस में subtraction जैसा बोलते हम लोग सब्ट्रैक्शन है, लेकिन एक्चुअल में करते एडिशन ही है, होता एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। समझ में आ रहा है ना? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी हम लोग क्या करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर ही करेंगे। इस बात को समझना। सबसे पहले देखो इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आपको रिजल्टेंट तो पता है क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप क्या करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए? आप कहोगे सर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को ड्रॉ कर देंगे और ए के टेल को बी के हेड से मिला देंगे, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, समझ में आ रहा है ना? रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना सीखना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब मैंने क्या बोला? बोलते बस सब्ट्रैक्शन है, करते एक्चुअल में क्या है? एडिशन। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब है, अब इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ये वेक्टर बी है ना और यहां लिखा हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या है? इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए
प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब है कि हम लोग वेक्टर ए को ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर में। समझ गए? होता है एडिशन ही है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब है हम लोग वेक्टर ए को ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर में। और एडिशन का रूल आप जानते हो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को रखेंगे, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर देंगे। अगर ये वेक्टर बी है तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। सिखाया था ना नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर ये वेक्टर बी है तो ये माइनस बी वेक्टर है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड मतलब ए के टेल से बी के हेड पे। तो दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये वाला वेक्टर ए प्लस बी है तो ये वाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये तो एडिशन वाला ही रूल फॉलो किए ना, हमें एडिशन ही आता है। एक के हेड पे दूसरे को रखो, पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करो। तो यहां तो एडिशन ही वाला रूल फॉलो किए ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। और हमें पता है, अगर हमें वेक्टर बी पता है तो हम लोग माइनस बी वेक्टर निकाल सकते हैं। बस उसको पलट दो, उल्टा कर दो, है ना? अब बस आप क्या करो, माइनस बी वेक्टर को हमने वेक्टर ए के हेड पे रख दिया। ये दूसरा वाला वेक्टर है ना, इसको वेक्टर ए के हेड पे रख दो, ए के टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो। आपको मिल गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। किया तो हमने दोनों वेक्टर को ऐड ही ना। कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहाँ तक? हाँ, लिख लो इसको। पहले ज्योमेट्रिकली दिखा दो, होता क्या है, ऐसे दिखा दो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमें अगर वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है तो ए के हेड पे बी को रखते हैं, फिर ए के टेल को बी से ज्वाइन कर देते हैं। अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। और माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर बी को उल्टा कर दो। अब इसको वेक्टर ए के हेड पे रख दो, जो कि ऑलरेडी वेक्टर ए के हेड पे है। और आप इसको ए के टेल को माइनस बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल जाएगा। ड्रॉ कर लेना है सब, ज्योमेट्रिकली आपको क्लियर होना चाहिए। दो वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक ही जगह दिखा देना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए के हेड पे हमने माइनस बी वेक्टर को रखा और वेक्टर ए के टेल को माइनस बी वेक्टर के हेड से मिला दिया, हमें मिल गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अब इधर देखो, कंफ्यूज मत होना आप, कंफ्यूज मत होना। एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पे देख लो, है ना? एक और चीज बता देते हैं, दैट इज बी। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ये तीनों अलग अलग वेक्टर है। वेक्टर ए ये वाला वेक्टर है, वेक्टर बी ये वाला वेक्टर है, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये वाला वेक्टर है। इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बोल सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना? जिसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलते हैं। हाँ, ये किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये।
वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है? ये है। ये किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। समझ में ये फील हो गया ना कि हो एडिशन ही रहा है, हो एडिशन ही रहा है, ये तो समझ गया ना। बहुत अच्छे, इधर ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनना, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सुनना है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलकर ये ट्रायंगल बना रहा है ना, ये बना रहा है ना। वैसे ही वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। समझ में आ रहा है ना। और वो ट्रायंगल ये वाला होता है, देखो वो ट्रायंगल ये होता है। आप क्या करो, वेक्टर ए को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो। वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो, ठीक। अब आप क्या करो, ये बी के हेड से ए की हेड की तरफ बढ़ो। ये जो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। याद रखना, पहले तो इसको याद रखना। समझ में आ रहा है ना। ये तो आपको पता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलकर ट्रायंगल बनाते हो। आप बना भी सकते हो, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रखोगे, ए के टेल को बी के हेड से मिला दोगे, ट्रायंगल बनता है। अब मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये तीनों वेक्टर भी मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। वो ट्रायंगल ऐसे बनाया जाता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो और बी के हेड से ए की हेड की तरफ बढ़ो। दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? याद हो गया ना। अब आप इसको लॉजिकली समझो, ये देख लो आप, वेक्टर बी एक वेक्टर है, वेक्टर बी एक वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी एक वेक्टर है। आप जरा दोनों वेक्टर को ऐड करो तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ए मिलेगा, मिलेगा ना। और दो वेक्टर को आपको ज्योमेट्रिकली ऐड करने आता है, ये वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इस पूरे को एक वेक्टर मानो, ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर बी के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रखो और टेल से हेड की तरफ रखो, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पे भी तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं ना, समझ में आ रहा है अब? क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? जैसे ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है? ए के हेड पे आपने बी को रखा और ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दिया। वैसे ही मैं कह रहा हूं, ये वेक्टर बी के हेड पे रखा हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो आप बी के टेल से इस वेक्टर की हेड की तरफ बढ़ोगे तो आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर बी प्लस दिस वेक्टर क्या आ रहा है? डायग्राम से साफ दिख रहा है, वेक्टर ए, और मैथमेटिकली भी आ रहा है। ये बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? वेक्टर ए। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। ये बात आप ध्यान रखना, इन तीनों वेक्टर को यूज करके वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को यूज करके आप ट्रायंगल बना सकते हो, ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है ना। ड्रॉ कर लो इसको, है ना, एक लाइन दो लाइन छोड़ करके इसको भी ड्रॉ कर लो। और क्या यहां पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नोट कर लिया ना सब यहां तक? तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।